मेरा अपना व्यू मैं एक रख दूं, क्योंकि पहली बात कि मैं नोट कर रहा था। हाँ, आपने कहा कि हमास का समर्थन कैसे करते हैं। आप हमास को ईरान की सरकार से तुलना नहीं कर सकते हैं। आप कहिए कि पाकिस्तान का लश्कर तैयबा समर्थित है, तो हम लश्कर तैयबा के कैंप पे हमला करेंगे, ऐसा तो नहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उठा कर ले आएंगे। ऐसे ही हमास और ईरान बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। ईरान को दुनिया के तमाम देशों ने मान्यता दी, यूएन ने मान्यता दी। आप उस सरकार के काम करने के तरीके से सहमत नहीं हैं, तो आप उसके तरीके हैं उसको बदलने के। ये नहीं तरीका है कि आप उसके घर पे हमला करके उसको जान से मार देंगे। ये नैतिकता तो कहीं नहीं दिखाता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय कानून भी होता है, इसका तो समर्थन नहीं कर। दूसरा, आपने कहा कि आप अमेरिका में हैं तो आपको ट्रंप के फैसले सही लगेंगे, बाहर हैं तो ट्रंप के फैसले अलग लगेंगे। बता दूं कि आपके ही अमेरिका में अब मैं देख रहा था, अभी मैं एग्जैक्ट डेट याद नहीं, 2 दिन पहले डेमोक्रेट्स का पूरा एक चिट्ठी आया था कि हम इसके खिलाफ हैं, एनफ इज एनफ करके उसमें चिट्ठी लिखी भी गई थी। शायद आनंद आहूजा साहब कुछ देर पहले उसका जिक्र भी कर रहे थे। तो आपके यहाँ भी पॉलिटिकल डिवाइड है और लोगों में इस बात का डिवाइड है। तो सिर्फ अमेरिका के बाहर रहने वाले लोग ही ईरान का समर्थन नहीं कर रहे हैं, दरअसल अमेरिका के भीतर रहने वाले लोग ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। लेकिन जो आपने सवाल उठाया, मैं चाहूंगा कि एम्बेसडर दयाल इसका जवाब दें। लक्ष्मण जी, एक सवाल और रेज कर दूं, वो क्योंकि वो फिर उसको क्रक्स में समेटता है। हाँ, ईरान के पास अपॉर्चुनिटी है मेन स्ट्रीम में शामिल हो जाने की। ईरान ऐसा क्या हासिल करना चाह रहा है न्यूक्लियर वेपन बना के? 50 और इस्लामिक देश है, किसी के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। ईरान क्या हासिल करने चला है कि ये हमारे प्रॉक्सीज हैं, इधर हुतीज आएंगे, उधर हमास आएगा, इधर फलान। लाइक व्हाट इज दिस कंट्री ट्राइंग टू अचीव फॉर इट्स सिटीजंस? ये पीसफुली क्यों नहीं रह सकता है जबकि और 50 इस्लामिक देश है? मेरे पास इस बात का आंसर नहीं है। बिल्कुल। नहीं, आंसर आप देखना नहीं चाहते हैं अनुराग जी। इसमें फिर मैं रोकूंगा आपको कि ईरान ने इस पूरे 40 दिन के युद्ध के दौरान कम से कम 4 बार उसके मंत्रियों ने औपचारिक तौर पे कहा है कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, हमने कभी नहीं ये नहीं किया। और अगर आप परमाणु हथियार के उतने ही खिलाफ हैं तो अमेरिका क्यों नहीं अपने परमाणु हथियार को ध्वस्त कर देता है? परमाणु हथियार को खत्म करने के लिए संधि हुई थी, ट्रीटी हुआ था, किसने देशों ने इसमें अमल किया? अमेरिका सबसे बड़ा ताकतवर था, वो इस पर अमल करता कहता है देखो हमने कर लिया जो बाकी देशों पे कर लिया। नहीं किया ना किसी ने। खैर, आपको तीनों सवाल आ चुके हैं। एम्बेसडर दयाल जी देखिए लक्ष्मण जी, मैं इस मामले में जजमेंटल नहीं होना चाहता हूं। मेरे विचार में हम कौन होते हैं सोचने वाले कि ईरान गलत है या अमेरिका गलत है? ये तो इन दोनों देशों को सोचना है। अब एज ए डिप्लोमैट मेरा ये सोचना है कि किस तरह से आगे का रास्ता निकाला जाए, किस तरह से ये मसला सॉल्व किया जाए। और इस विषय में काफी उम्मीदें हैं अगर ये टॉक्स होंगी 10 तारीख को। एम्बेसडर दयाल, लेकिन जैसा एम्बेसडर दयाल मैं बीच में आपको रोक रहा हूं। एम्बेसडर दयाल बीच में रोक रहा हूं। मैं आपसे थोड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछूं। जो सवाल अनुराग जी ने उठाया बहुत ही वैलिड सवाल है कि ईरान के रेजिम को क्यों हम लोग समर्थन करें। उनके बताया प्रॉक्सी के जरिए हमला करते रहते हैं, आतंक फैलाते रहते हैं। आप तो ईरान में रहे हुए हैं, आपको लगता था कि वाकई वहां की सरकार इतनी बेकार है कि उसके राष्ट्राध्यक्ष पे, सुप्रीम कमांडर पर हमला करके उसको मार देना चाहिए? देखिए एक्चुअली लक्ष्मण जी, लड़ाई में तो कोई फेयर एंड फाउल होता नहीं है। अमेरिका ने लड़ाई छेड़ी तो जिसको वो उड़ा सकते थे उन्होंने उड़ाया। अब ये तो बिल्कुल पहले से साबित हो चुका है कि ईरान की रेजीम डिक्टेटोरियल रेजीम, ये डेमोक्रेटिक रेजीम नहीं है। यहाँ पर जो कॉमन मैन के हक नहीं इम्प्लीमेंट होते हैं, पब्लिक राइट्स नहीं है, ये एक बहुत ही डिक्टेटोरियल रेजीम है। मैंने तो फर्स्ट हैंड देखा है। देखिए मैं कुछ और बात कह रहा हूँ कि अब आगे का रास्ता क्या खुल रहा है। मेरे विचार में, जैसा मैंने पहले कहा था, ये जो 10 पॉइंट प्रपोजल है, हालांकि ट्रंप साहब ने कहा है कि ये वर्केबल बेसिस प्रोवाइड करता है, लेकिन उन्होंने इसलिए कहा कि वो एक तरह से इनकरेज कर रहे हैं ईरान को कि भाई आओ बैठो बात करो। अगर वो कहते नहीं नहीं हमको बिल्कुल नामंजूर है, तब तो बात खत्म हो जाती। उन्होंने इनकरेज किया अपनी तरफ से कि हाँ ये वर्केबल बेसिस है, आइए बैठे बात कीजिए। लेकिन अगर आप इन 10 पॉइंट्स को देखें तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिकन इनको एक्सेप्ट करेंगे। मसलन ईरान ने कहा है वो चाहता है एक फॉर्मल कमिटमेंट यूएस से कि आगे कभी उस पे कोई हमला नहीं होगा। क्या अमेरिका ऐसा किसी तरह की गारंटी दे सकता है? इसके अलावा ईरान ने ये कहा है कि जो उसको न्यूक्लियर राइट्स पूरी तरह होने चाहिए। अब ये पूरी जो लड़ाई हुई है ये तो न्यूक्लियर इशू की वजह से हुई है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता
कि ईरान के पास एनरिचमेंट फैसिलिटी हो, एनरिचमेंट कैपेबिलिटी हो, लेकिन ईरान इस बात पे अड़ा हुआ है कि उसकी जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट कैपेसिटी को रिकग्निशन दिया जाए। इसके अलावा ईरान ने ये कहा है कि इस पूरे रीजन से अमेरिकन प्रेजेंस हट जाए, अमेरिका के जो ये बेसेस वगैरह सब वाइंड अप कर दिए जाए। अमेरिका कभी नहीं मानेगा, क्योंकि ये सब उसके एलाइज हैं, वहां पर अमेरिका ने बेसेस लगाए हैं, अमेरिका कभी नहीं तैयार होगा। इसके अलावा देखिए कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जैसे रेपरेशंस दिए जाएं, अमेरिका मानेंगे, ईरान को पैसे दे, कॉम्पनसेशन दे, अमेरिका कभी नहीं तैयार होगा। तो ये जो 10 पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको बारीकी से देखिए, नहीं मुझे लगता कि ये आगे इस पे आसानी से बातचीत हो सकती है। तो इसलिए खतरा बना है कि अगर ये 10 तारीख के बाद नहीं निकलता है तो फिर लड़ाई चलेगी। बिल्कुल। थॉमस मैथ्यू साहब, दो सवाल आपसे है। पहला सवाल कि आवजा साहब, आ रहा हूं आपके पास में। थॉमस मैथ्यू साहब, सवाल ये है कि जो अनुराग जी ने उठाया सवाल बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। हालांकि मेरे जो अपने विचार थे मैंने रख दिए, लेकिन वो अंतिम विचार हो ही नहीं सकते। आप चूंकि काफ़ी लंबा अनुभव रखते हैं, तो अनुराग सिंह साहब के तीनों सवालों के जवाब आपके मन में क्या है? और दूसरा कि 10 पॉइंट ईरान ने रखा, 10 पॉइंट में सभी 10 पॉइंट पे सहमति बनेगी, इसकी संभावना तो वैसे भी ईरान भी उम्मीद नहीं कर रहा होगा। जी लक्ष्मण जी, हम इतना कंफ्यूज नहीं होने का है। मोरालिटी और वॉर में दोनों मिक्सअप नहीं करना चाहिए कभी भी। वैसे वॉर में वैसे मोरालिटी तो है ही नहीं। एक्चुअली महात्मा गांधी का एक देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सेइंग इन विच इज वॉर हैज नो लॉ एक्सेप्ट दैट ऑफ द माइट। नाउ देयर इज वॉर में मोरालिटी है ही नहीं और कभी था ही नहीं। So let us not talk about morality, Hamas ने क्या किया। But then एक technical principle, Ambassador साहब, प्रभुदया साहब को, he knows it much better than anybody. आप जो मर्जी whatever your opinion is, किसी देश का इंटरनल अफेयर्स में आप इंटरफियर नहीं कर सकते। आर्टिकल 2 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वेरी क्लियर है। आप some people will say वहाँ क्या हैंगिंग हो रहा है और वहाँ हैंगिंग नहीं हो रहा। आपको चाइना का ऑटोक्रेटिक सिस्टम आपको पसंद नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप चाइनीज अफेयर में भी इंटरवीन करें। That is not possible. It is not your right. Okay? There are so many people will say that India में भी democracy नहीं है. Some people say Pakistan में भी नहीं है. Some people will say so you cannot interfere in any other nation's internal affairs. That's number 2. Now ये 10 point जो है प्रोग्राम मेरे ख्याल में, मैं बीच में रोक रहा हूँ, मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको थॉमस मैथ्यू साहब। ये 10 पॉइंट पे आऊंगा, लेकिन अनुराग सिंह साहब को दिखाई जरा साथ में। अनुराग सिंह साहब, जो इन्होंने कहा थॉमस मैथ्यू साहब ने, आप सहमत हैं उनसे या फिर आप कुछ बोलना चाहेंगे? चूंकि आपने ये क्वेश्चन रेज किया था। थॉमस मैथ्यू साहब कह रहे हैं कि मोरालिटी और यूएस और वॉर से आप कंपेयर मत करिए, और अगर आपको इंटरनल पॉलिटिक्स में नहीं पसंद है तो चाइना भी तो ऑटोक्रेटिक, वहां क्यों नहीं चले जाते हैं? लक्ष्मण जी, अनुराग सिंह, देखिए माइट इज राइट, वर्ल्ड में ठीक है। मैं हर इंसान जो हमारा डिस्कशन सुन रहा है उसको एक सवाल पूछूंगा। वर्ल्ड में एक पावर के पास न्यूक्लियर वेपन्स तो होंगे, आप क्या चाहते हैं वर्ल्ड में वो न्यूक्लियर वेपन्स अमेरिका के पास हो तो दुनिया सेफ है, या वो न्यूक्लियर वेपन्स अगर ईरान के पास हो तो दुनिया सेफ है? इस सवाल का आंसर आप अपने आप को पूछिए, आपको आंसर मिल जाएगा। मुझे एथिक्स में नहीं जाना है। देखिए ईरान में इतना दम है तो कर ले, लेकिन आज नहीं है। जब था तो उन्होंने कोशिश की होगी। दे आर लॉस्ट टेक्नोलॉजिकली, दे आर जनरेशंस, डिकेड्स, सेंचुरीज बिहाइंड। बट वुड यू वांट नॉट टू हैव अ न्यूक्लियर वेपन? आंसर साफ है। आई एम हैप्पी विद अमेरिका हैविंग न्यूक्लियर वेपन्स एंड नोबडी एल्स, बट ईरान भगवान ना करे वो दिन आए। एक मिनट, जो थॉमस मैथ्यू साहब ने कहा कि आप किसी के इंटरनल पॉलिटिक्स में, गवर्निंग में आप दखल नहीं देंगे, यूएन का ये रूल है, और है उतना ही तो ऑटोक्रेटिक तो चाइना भी है, वहां क्यों इंटरफेयर करते हैं? इसका जवाब क्या आपके पास? नहीं, देखिए लक्ष्मण जी, वर्ल्ड हैज टू बी डिवाइडेड इनटू रिस्पॉन्सिबल नेशंस एंड रोग नेशंस। ये रिस्पॉन्सिबल नेशंस हैं और बन गए हैं, चाइना एंड रशिया, दे आर स्टिल एक्टिंग रिस्पॉन्सिबली। आप 3 मेजर कंट्रीज के पास न्यूक्लियर आर्सेनल को संभाल सकते हैं, लेकिन अगर ये स्प्लिंटर हो जाएगा कि फिर ईरान के पास आ गया, फिर पैलेस्टाइन कुछ चला गया, लक्ष्मण जी वर्ल्ड विल बी सो अनसेफ, नोबडी वांट्स इट। एक सेक्शन ऑफ लोग फिर भी शायद उसको सपोर्ट करते हैं, उनके अपने रीजन हो सकते हैं, राइट? बट आई वुड नॉट लाइक टू लिव इन दैट वर्ल्ड, लक्ष्मण जी। दैट्स माय मॉरल। मैथ्यू साहब,
थॉमस महतो साहब कुछ ऐड करेंगे आप? फिर मैं आहूजा साहब का वापस आ रहा हूँ। See, point यही है कि ना, I agree that technically Iran should not have nuclear weapons, 100% correct है. Number two, मैंने पिछले मीटिंग में भी ये बोला, we are missing the point that Iran is a signatory of NPT. ईरान का प्रॉब्लम था, वो IAEA एक्सपर्ट्स को इंस्पेक्शन के लिए पूरा परमिशन उन्होंने दिया ही नहीं. Now, वो तो है, NPT साइन किया हुआ नेशन कैन नॉट हैव इट. और अमेरिका ये बोले कि दे विल नॉट अलाउ. वो 10 पॉइंट पीस प्रपोजल में मेरे ख्याल में एक ही स्टिकिंग पॉइंट है. दैट इज लाइक प्रभु दयाल साहब ने जैसे बोला, द स्टिकिंग पॉइंट इज अबाउट न्यूक्लियर एनरिचमेंट. न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो भी हालत में ट्रंप एग्री नहीं करेगा. और वाया मीडिया क्या हो सकता है, complete inspection of multilateral countries and IAEA, और वो ईरान लिख के परमिशन देगा तो दैट मे बी ए कॉम्प्रोमाइज प्लान. बट अभी भी इनके पास 440 kilograms of almost, if I मेरा memory correct, if it's helping me, it's about 60% enriched है, and that is equal to almost 90% enriched. So that is the main sticking point. Baki to, Iran cannot say that America cannot have bases in Saudi Arabia. That is none of Iran's business. But enrichment is going to be the sticking point. Finally, Iran ko... but बाकी सब negotiation point give and take है. But I'll tell you, Iran को कोई option ही नहीं है. They have to get into some kind of an understanding saying that हमारा पूरा enrichment plants, nuclear plants, completely international inspection के लिए open होगा. That is perhaps a via media. I think that's the only way. ठीक है. And Iran cannot take a tough stance now. Iran के पास कुछ है ही नहीं. कुछ है. आनंद आहूजा साहब कुछ ऐड करना चाहते, संक्षिप्त में करिएगा क्योंकि हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक का समय हो चुका है. आनंद आहूजा साहब. देखिए, मेरे पास 2-3 पॉइंट्स पे बात करना चाहता हूं. अगर आप ब्रेक के बाद करना चाहते हैं, मैं ब्रेक के बाद कर लेता हूं. लेकिन मैथ्यू साहब ने जो बात कही आर्टिकल 2 यूनाइटेड नेशंस की, कि किसी कंट्री को दूसरे कंट्री के अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, तो मैथ्यू साहब अगर कहीं पे जेनोसाइड हो रहा हो तो किसी कंट्री को हक है कि वहां जेनोसाइड रोकने के लिए नहीं. ये मेरा आपसे सवाल है. दूसरी चीज, यूनाइटेड नेशंस की ही ह्यूमन राइट्स कमीशन भी हैं जो ये मॉनिटर करती हैं कि किस कंट्री के अंदर जेनोसाइड हो रहा है, किस कंट्री के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं या नहीं है. इसके अलावा इंटरनेशनल एजेंसीज भी हैं जो ये मॉनिटर करती हैं कि किस कंट्री के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. दूसरा मेरा एक सवाल है जो कि मैं आपके पैनलिस्ट से भी हैं और आपके व्यूअर्स से भी हैं, जो अनुराग जी ने एक सवाल किया, मैं उसके अंदर एक सवाल और ऐड करना चाहता हूं कि जो साइकी की बात कर रहे हैं, मेंटालिटी की बात कर रहे हैं, अगर ईरान और इजराइल के बीच में चुनना पड़े, इजराइल ने हमेशा इंडिया का साथ दिया है. ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भी इजराइल इंडिया के साथ खड़ा था. ईरान की पोजीशन जो है वो कश्मीर के मुद्दे को लेकर इंडिया के अगेंस्ट रही है. लेकिन आज इंडिया के अंदर जो अवाम है, जो मीडिया है, कोई भी मीडिया चैनल ले लीजिए, वो ईरान को सपोर्ट कर रहा है इजराइल के अगेंस्ट. तो ये साइकिंग इंडियन साइकिंग जो है, ये बिल्कुल ये गलत परसेप्शन है. उसका इंटरप्रिटेशन गलत. आनंद साहब, ईरान को सपोर्ट नहीं कोई कर रहा है, यूएस के एक्शन का विरोध कर रहा है. मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि ब्रेक का समय हो चुका है. मुझे ब्रेक पर जाना ही होगा. लेकिन आपने जो एक सवाल पूछा है थॉमस महतो साहब, आर्टिकल 239, उसका जवाब दे दीजिए, फिर मुझे ब्रेक पे जाना होगा. See, Lakshman ji, there is no, if there is genocide in any country, no country can decide. Only United Nations can take a decision. UN Security Council has to take a decision to intervene or not. No country अपना own decision. इसका मतलब है, you look at China, look at the Uyghurs. उनके खिलाफ कितना atrocities हो रहा है. क्या अमेरिका चाइना में ट्रूप्स लैंड करेगा क्या, या यूके लैंड करेगा? नो. ओनली यूनाइटेड नेशंस इज द ओनली इंटरनेशनली accepted authority which can take action against any other country.